क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा देखिए, 27 तारीख को? भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में आने वाली 27 तारीख को। और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और ये हम हर साल करते हैं कार्यक्रम, जहां हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज भिवानी आया हूँ सबको न्योता देने, और सारे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने करनाल में पहले 2 कार्यक्रम किए थे, इस बार पंचकुला में के ज़िले में होंगे। और जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद अपार मिल रहा है, उससे लग रहा है कि सारी संख्या का रिकॉर्ड टूटेगा। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पे पूरे देश में जनमत तैयार किया जा रहा है, आप इसको किस प्रकार लेते हैं? देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, और मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी संसद में किया है कि पहले 3 आम चुनाव जो देश में आज़ादी के बाद हुए थे, वो वन कंट्री वन इलेक्शन के नाम पर ही हुए थे। जब कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट्स रूल को यूज़ करते हुए और कई जगहों पर कई राज्यों की सरकारों को निरस्त किया, तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो गई, और किन्हीं कारणों से वो डिस्टर्ब होती गई। और मुझे भी लगता है, और मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति, देश के आम जन को लगता है कि जो हर 3-4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया कहीं ना कहीं किसी राज्य में चलती रहती है, उससे जो हमारा वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कहीं ना कहीं लोग राजनीतिकरण की नीतियों के ऊपर चलते हैं, ना कि जन नीतियों के ऊपर। तो ये देश के लिए अच्छा है, लोगों के लिए भला है, अच्छा होगा अगर वन कंट्री वन इलेक्शन होता है, और मुझे पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूँ। सर, विपक्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस जिस प्रकार से कमजोर नजर आती है, तो ऐसे में लोकतंत्र की कमजोरी आप नहीं मानते? हरियाणा को ले संदर्भ में बात करें। देखिए, कांग्रेस कमजोर है तो लोकतंत्र कमजोर है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर कांग्रेस कमजोर है तो आपने कांग्रेस का नाम लिया, मैं विपक्ष पे भी आता हूँ। पर अगर कांग्रेस कमजोर है तो अपने कारणों से कमजोर है। आज विपक्षी पार्टियां सब ने मिलकर वक्फ बिल का विरोध किया, लेकिन एक बात तय है कि आज की डेट में विपक्ष इसलिए कमजोर है क्योंकि वह धर्म की राजनीति करना चाह रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहा है। जबकि वक्फ जैसा इशू धर्म का इससे जुड़ा हुआ इशू ही नहीं है, ये एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का इशू है, जिसपे अनेकों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आ चुकी हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए देश की सबसे ऊंची पंचायत ने और दोनों पंचायतों ने इसको पारित करके राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया है। तो ये देश का कानून है। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी पार्टियों को इसके ऊपर राजनीतिकरण करना चाहिए, तुष्टीकरण करना चाहिए, जो कि वे कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए इस बात पर, कांग्रेस की बात करें। आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हो, 12 साल से संगठन नहीं चुन पाए हैं। जब 12 साल से संगठन ही नहीं बना तो नेता प्रतिपक्ष तो दूर की बात है। खैर, ये उनका आंतरिक मामला है, उनसे पूछिए, बेहतर रहेगा। मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। जो है 19 लाख रजिस्ट्रेशन करवाए हैं चार धाम यात्रा के लिए, उधर से चाइना ने 10G लॉन्च किया है। तो क्या नहीं लगता अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हम वहीं जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। भारत हमेशा से हर विज्ञान का केंद्र था, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो दूसरा विज्ञान हो, या हम अपने विज्ञान और ज्ञान को छोड़कर हम ये कहें कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो ये गलत होगा। हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, इवॉल्व भी करेंगे, इनोवेट भी करेंगे, साथ साथ में जो हमारी संस्कार है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह से हमारा जो आचरण रहा है हजारों सालों से, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो हमारा हमारा अभिन्न हिस्सा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप हमारी बात करते हो, इंडोनेशिया आज एक मुसलमान देश है, पर वो फिर भी रामायण बच्चों को पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में। अगर अधिकांश लोग वहाँ मुसलमान हो गए तो क्या उन्होंने अपनी प्रथा को छोड़ दिया? तो ये तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हमारी प्रथा हमारी अपनी है, हमारा हम उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। हम दुनिया में भी बढ़ेंगे, विकसित देश भी बनेंगे, विकसित राष्ट्र भी बनेंगे 47 तक, लेकिन अपनी जो हमारे हजारों साल की जो प्रथा है उसको सामने रखते हुए, अपने धर्म को आगे रखते हुए ही बढ़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके जो युवाओं से वोट लिया है। बात करें एचकेआरएन से, जो है युवाओं को निकाला जा रहा है, कौशल रोजगार निगम से निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं मानता हूं कि विपक्षी पार्टियों को और उनके नेताओं को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे प्रदेश के युवा इतने भोले हैं कि उनको कोई भी झूठ बोलकर कर सकता है कोई बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष तौर से जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं पिछले 10 साल में, उसकी वजह से लोगों ने वोट की है। और नीतियां क्या थी? जैसे इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति खत्म करने की बात थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जो इंटरव्यू सिस्टम होता था वो कितनी देर चलता था?
कभी इसका आकलन करिए। आप अगर विभाजित करेंगे तो पता चलेगा कि 1 मिनट से भी कम का इंटरव्यू होता था प्रत्येक बच्चे के लिए। तो 1 मिनट में तो सिर्फ ये पूछ सकते थे कि आपका नाम क्या है और किस क्षेत्र से आप आते हो, उसी के आधार पे वो फैसला करते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई मौलिक अधिकार है ऐसी बातें करने का। उनका कहना है कि सर दुष्प्रचार फैलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया कांग्रेस के प्रति, युवाओं को जो है मुद्दे से भटकाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसका जो है वोट की राजनीति की। देखिए, अब विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ तो कहेंगी। कांग्रेस विधायक भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर महंगाई की मार मारी बीजेपी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल आज भारत में जितना फ़ायदा माननीय मोदी जी के कार्यकाल में आम जनता को दिया गया है, उससे पहले जो पहले की सरकारें थी उसकी तुलना में उन्होंने नहीं दिया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप लगाना। वो आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाते रहेंगे और जनता वोट देती रहेगी और अपना मत देती रहेगी। भाजपा प्रदेश में तो सुविधा नहीं हाँ? है, भाजपा प्रदेश में तो सुविधा नहीं है। तो देखिए, वो तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया जब होएगी संगठन की, सबको पता लग जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे आपके सामने आ जाएगा। ये 12 साल नहीं वेट करना पड़ेगा। टैरिफ लगातार बढ़ता जा रहा है, टैरिफ की वजह से महंगाई भी काफी है, गोल्ड 1 लाख के आसपास पहुंच गया। तो इससे देखिए, ये वैश्विक मुद्दे हैं जिनका संज्ञान उच्च स्तर पे लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल आज उपराष्ट्रपति जी से भी मिले अमेरिका के, और उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और भारत और अमेरिका का भी